हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले बात समझने की ये है कि ये जीवन आया कहाँ से है। तो जो जीवन है वो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में परिवर्तित हुआ है। और सबसे पहले जब यूनिवर्स की रचना हुई उसके लिए जो है बिग बैंग हाइपोथेसिस आए, थ्योरी आई, जो कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो है कि बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जो है 4.6 बिलियन ईयर से वो जो है सौर मंडल जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है वो डेवलप होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग अपनी ज्योग्राफी के वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो होती है टेथिस सागर में, वो होती है लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर जो जीवन है वो बहुत सारे अकार्बनिक तत्व जो है और जो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, वो तत्व जिसमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक तत्व है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता कार्बनिक तत्व है। तो कार्बनिक अकार्बनिक तत्व जो है नॉन लिविंग तत्व है और उनसे जो है जीवन का निर्माण होता है। और इसके लिए आई ए ओपनिंग थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एक सिद्धांत दिया। और इसमें पाया गया कि जो मेजर एलिमेंट है वो जो है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये सारे तत्व जो है पाए जाते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा है। तो पहले जो हमारा पर्यावरण था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, बाद में हमारा पर्यावरण जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। और ऑक्सीडाइजिंग होता है हमारे ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के बाद। तो सबसे पहला तत्व जो बनता है, सबसे पहला जो सबसे प्रिमिटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे पहला एलिमेंट है। बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल की भी उत्पत्ति होती है। तो जो एलिमेंट है इनके मिलने पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वो कंपाउंड है जिसमें जो है बहुत सारे शुगर है, शर्करा है, मंड है, स्टार्च है, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए स्टेनले मिलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से था जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को एक जो है जार में लिया और इसके बाद उसमें जिस प्रकार से स्पार्क हुआ था उस प्रकार से उसमें बिजली का प्रयोग किया गया। और स्पार्क के साथ जो है उसको प्रोसेस किया तो उनको एक लाल रंग का लिक्विड मिला। और वो जो लाल रंग का लिक्विड था उसको उन्होंने पाया कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं और जो है उसमें कार्बनिक जो है यौगिक पाए गए। ये सब जो चीजें थी वो थी अमीनो एसिड्स, अम्ल, शुगर, ये सब जो है ये सब चीजें मिल करके कहीं ना कहीं जैविक चीजों का निर्माण करती हैं, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा पाया जाता है डीएनए के अंदर। और डीएनए की एक खास बात ये थी कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है। ये जो डीएनए होता है अपनी कॉपी बना देता है। और जबकि हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वायरस है, वायरस एक प्रकार से डीएनए का थ्रेड होता है और वो अपनी कॉपी बनाता चला जाता है। ये आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, कई प्रकार के वायरस होते हैं कि ये अपनी कॉपी खुद बनाते चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस था ये तो जीवन का प्रोसेस था। और यहां से माना जाता है कि जीवन जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में परिवर्तन हुआ और जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो सागर में सबसे पहले आए, समुद्र में सबसे पहले आए और इनके अंदर ये खासियत थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। और जब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो कि पहले रिड्यूसिंग हुआ करता था, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वहां से अब ये ऑक्सीडाइजिंग में बदलने लगा। धीरे धीरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई और बहुत सारे जो कंपाउंड पाए जाते हैं, तो हमारे अगर किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर प्रोटीन होता है, फैट होता है और होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका जो रेशियो है, तो प्रोटीन जो होती है वो 14 होती है, 14 पार्ट होती है, फैट जो होता है 3 पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1 पार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो समुद्र में बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड के मिलने के बाद जो है लाइफ का जो है डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए आरएनए जो होता है एक प्रकार से सेल्फ डुप्लीकेटिंग होते हैं और फिर इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गा आ जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। फिर जो छोटे छोटे ब्लू ग्रीन एल्गा है जो काई है बाद में आगे जाके डेवलप होती है और जो प्लांट्स का बहुत सारा बड़ा ग्रुप है वो उस पे बाद में तैयार होता है, जो कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म बहुत सारे वर्ग हैं और ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी बायोलॉजी है वो 2 भागों में बटी हुई है। बायोलॉजी का एक भाग है जो कि पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है, वो है बॉटनी। और बॉटनी में थियोफ्रास्टस नामक व्यक्ति थे जिन्होंने 500 पौधों का सबसे पहले वर्गीकरण किया और इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वहीं पर एरिस्टोटल, अरस्तु थे, उनको जो है जूलॉजी का जनक जो है कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक उन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो 3 प्रकार से हो सकता है। हम लोग अगर बंटवारा करें तो कुछ चीजें होती हैं जो कि लिविंग होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो डेड होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। तो ये क्या है, जो लिविंग है, डेड है, नॉन लिविंग है। तो अगर हम बात करें वो चीजें जिनके अंदर जीवन है वो लिविंग थिंग्स हैं। वो चीजें जिनके अंदर जीवन नहीं है मगर कभी जीवन था तो वो चीजें होती हैं डेड। और नॉन लिविंग चीजें वो हैं जिनके अंदर जीवन कभी नहीं था। तो अगर हम लोग बात करें हवा की, पानी की, धूल की, मिट्टी की, मेटल्स की, वो सब नॉन लिविंग है, इनके अंदर कभी जीवन नहीं था। मगर अगर हम बात करें लकड़ी की, तो फर्नीचर की बात करते हैं तो ये कभी ना कभी जीवित रहे होंगे, ये पेड़ थे और फिर जो है बाद में डेड हो गए और इस प्रकार से फर्नीचर जो है एक प्रकार से डेड मटेरियल से बना हुआ है। जो लकड़ी है, वुड है, हमारा एक प्रकार का डेड मटेरियल है। अब बात करते हैं लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग कौन सी चीजें हैं? तो लिविंग थिंग की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो सारी चीजें जो कि जिंदा होती हैं उनके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहला होता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो सेल से बनी होगी, छोटी छोटी सेल से बनी होगी। और जो हमारी बॉडी होती है, सेल जो होती है उसकी बेसिक यूनिट है। जिस प्रकार से मकान में जो है ईंट से जो है दीवार बनता है, हमारे जो मकान है उसमें जो बेसिक यूनिट है वो ईंट होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की संरचना में जो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है वो सेल होती है। साथ ही साथ सेल के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, और यही जीवन का आधार है। इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो कि पाए जाते हैं। इसके बाद हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हर ऑर्गेनिज्म अपने शेप और साइज की वजह से पहचाना जाता है। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे इसी प्रकार से वर्गीकृत किए गए और जो जानवर है, एनिमल है, उसका भी जो है वर्गीकरण इसी प्रकार से किया गया क्योंकि वो देखने में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब अलग अलग थे। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया है। ये 2 प्रकार की हो सकती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमारा शरीर बिल्ड करता है। जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उससे उनको खाना मिलता है और बाद में ये संचित हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है वो है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक की प्रोसेस ये है कि जब खाने को तोड़ते हैं, जब वो टूटता है और एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म एक प्रकार का स्ट्रक्चरल प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म एक प्रकार की डिस्ट्रक्टिव जो है प्रोसेस है। इसके बाद होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें व्यक्ति सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसका उल्टा जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन के जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मगर साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं। रेस्पिरेशन जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, सेलुलर ग्रेड रेस्पिरेशन है, यहाँ पर ये जो फूड प्रोडक्ट हैं इनको तोड़ा जाता है और इनसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और यही हमारे शरीर को एनर्जी देती है। इसके बाद रिप्रोडक्शन। हर पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, सभी अपनी कॉपी बनाते हैं और इसको जन्म कहते हैं। इसीलिए मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा और बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा होगा। पेड़ पौधे भी कई प्रकार से जन्म करते हैं और जीवित चीजों में न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। बिना खाए पिए जो है ये जीवित नहीं रह सकते। बहुत समय तक का जो पेड़ है अगर उनको वाटर ना मिले, उनको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, उनको धूप ना मिले तो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इंसान भी खाना ना खाए या जानवर खाना ना खाए तो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। साथ ही साथ प्रोसेस होती है अनुकूलन की, एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन जो है हर जो है जीव जंतु अपने आप को अडेप्ट करता है, अनुकूलित करता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। अगर हम देखेंगे इक्वेटर के आसपास के जो जानवर होते हैं वो छोटे साइज के होंगे और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो उनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। साथ ही साथ इक्वेटर के पास धूप ज्यादा होती है, रोशनी जो है वहां पे सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो डार्क कलर के होंगे, छोटे होंगे। मगर जब पोलर रीजन पे जाएंगे तो वो हल्के कलर के होंगे, स्नो से मिलते जुलते होंगे और उनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। और क्योंकि वो उसी के लिए अनुकूलित है, उसी हिसाब से बने हैं। सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जिससे कि हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी टेस्ट बड होती है, हमारी आईज होती हैं, ईयर होते हैं, नोज होते हैं और हमारे थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे टच को पहचानने का काम करते हैं। साथ ही साथ एक्सक्रीशन की बात करते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है। न्यूट्रिशन के बाद बहुत सारा जब उसका एसिमिलेशन कर लिया जाता है हमारे शरीर में, उसका उपयोग कर लिया जाता है तो बहुत सा वेस्ट बचता है और इसको एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, इसको निकाला जाना बहुत जरूरी है। तो किडनी जो होती है हमारी बॉडी में अगर बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही होती है और जो है जो हमारी इंटेस्टाइन है वो फीकस का जो है फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो पेड़ पौधे किस प्रकार से एक्सक्रीशन करते हैं? तो पेड़ पौधे भी एक्सक्रीशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स है, गोंद है, रेजिन है, गम है, ये भी एक प्रकार के एक्सक्रीशन है। साथ ही साथ जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, पेड़ पौधे ओल्डर लीव्स जो होती हैं उन ओल्डर लीव्स में उनको ले जाकर के जमा कर देते हैं और वो पत्तियां जो होती हैं पीली हो जाती हैं और कुछ समय के बाद वहां पर एक एब्सेसिक लेयर बन जाती है जिससे वो पत्ती जो है टूट करके गिर जाती है और सारा का सारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसी के साथ रिलीज हो जाता है। और होती है जीवित चीजों में लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल हर जीव की अलग अलग होती है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य की जो एवरेज लाइफ है वो 80 ईयर के आसपास की होती है। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करें तो 100 साल भी चल सकती है, 100 से कुछ साल भी ज्यादा चल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि 200 और 500 साल चल जाएगी, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है वो 100 साल के आसपास की ही है। उसी प्रकार से अगर बात करें जो टर्टवाइज होता है वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है, पैरट है वो 140 साल तक जिंदा रह सकता है। तो लेकिन इससे आगे नहीं, उसके हर बच्चे जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, एम्ब्रियो है, फिर इसके बाद वो टोडलर बनेगा, इसके बाद टीनेजर होगा, इसके बाद एडल्ट होगा, फिर इसके बाद जो है ओल्ड हो जाएगा, और उस इस प्रकार से एक साइकिल चलती रहेगी। एक समय आएगा जब उसकी जो बॉडी सेल्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जो छोटा बच्चा होता है वहां पर जो सेल्स का फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रहा है और सेल का डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है। जब एडल्ट की फेज आएगी तो जितना जो है सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा उतनी ही सेल्स टूट भी रही होंगी। लेकिन जब एजिंग हो जाएगी, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, तो वहां पर जो है टूटने वाली सेल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी और बनने वाली सेल्स की संख्या कम हो जाएगी। और इस प्रकार से जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा उसको कम हो जाएंगी, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और इस प्रकार से उसकी लाइफ जो है फिर वो उसकी जो लाइफ समाप्त हो